हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गाइस, ये इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था की एक मास्टर सीरीज चलाई जा रही है। इसमें हम हर एक पार्ट में 50 शानदार प्रश्नों को कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे स्तर के लिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो के पूरे इंटरवल में बहुत सारे सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं। उन सभी सवालों के भी आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। आपको बता दें कि जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो मंत्री परिषद होती है राज्य की, वह गवर्नर को रिकमेंड करती है ना, और गवर्नर राष्ट्रपति को करते हैं। तो राष्ट्रपति यूपीएससी को, जो राज्य की जो लोक सेवा आयोग होती है, उसके कार्यों को यूपीएससी को सौंप देते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 317। अच्छा, ये जो लोक सेवा के जो सदस्य होते हैं, इन्हें एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए हटाया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के जरिए हटाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सही है? तो ऑप्शन सी, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है? बिल्कुल नहीं करता है। इसके सारे सदस्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते? नहीं। यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश देता है? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? नियामक संगठन है, वैधानिक है, या किस प्रकार का है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? देखिए, प्रथम से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं किसी भी, और ये खास करके यूपीएससी जो है, यह एक संवैधानिक पीठ है, संवैधानिक संगठन है। तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोज बैथ्यू। इनका पूरा नाम फ्रेंड्स रोज मिलियन बैथ्यू था, और ये बैथ्यू, इनका कार्यकाल जो था यह 1992 से लेके 1996 तक था। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए सवाल कि यूपीएससी, यानी मैंने अभी महिला की बात की, प्रथम महिला अध्यक्ष, और आपसे सिंपल पूछा जाए यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो उसका आंसर आप क्या देंगे? उनका आंसर देंगे आप एच के कृपलानी। क्या देंगे? एच के कृपलानी। ठीक है, एच के कृपलानी। इनका जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1947 से 13 जनवरी 1949 तक। किनका? एच के कृपलानी का। ठीक है, एच के कृपलानी का कार्यकाल। तो आप याद रखेंगे, महिला की बात अगर की जाएगी आपसे, तो आपका जवाब होगा रोज मिलियन बैथ्यू, ऑप्शन बी। और अगर ऐसे नॉर्मली यूपीएससी के अध्यक्ष की बात हो गए, तो आप बताएंगे एच के कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम में हुई? वह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फ्रेंड्स, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू जो कि भारत सचिव थे, और चैम्सफोर्ड जो कि भारत के वाइस रॉय थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से विशेष प्रावधान का उल्लेख है? तो देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से विशेष जो प्रावधान दिया गया है, वह अनुच्छेद 371 में है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से जो संबंधित विशेष अधिकार था, उसको हटा दिया गया, उसे 370 में दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 370। लेकिन बाकी स्टेट, जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी स्टेट को भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उनका जिक्र 371 में है। अब 371 को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी ई करते करके के तक इसको डिवाइड किया गया है, और अलग अलग राज्य के लिए सब में अलग अलग मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है?
तो जो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, अब इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए, ठीक है, या 6 वर्ष पूरा हो जाता है या 65 वर्ष, जो भी पूरा हो, तो ये दोनों कंडीशन के अंदर ही इनका जो पद की अवधि को निर्धारित किया जाता है। आपको बता दें कि जो ये निर्वाचन आयोग है या एक प्रकार का ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त और काशी जुडिशियल यानी कि अर्ध न्यायिक संस्थान है। और इस निर्वाचन जो आयोग है इसका गठन किया गया था कब, तो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को इस निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इनके जो मेंबर्स होते हैं, इस निर्वाचन आयोग के जो मेंबर होते हैं, इनको जो सम्मान और वेतन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके समान इनको मिलता है। और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वह महाभियोग के द्वारा ही हटाई इनको जा सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। मतलब अगर फंक्शन सही से जो इलेक्शन कमिश्नर है वो फंक्शन सही से नहीं करते हैं तो उस बेसिस पे जो मैंने बताया आपको महाभियोग लगा के दोनों सदन से 2/3 बहुमत से इनके खिलाफ पारित करके और इनको जो पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निर्वाचन आयोग हटाया जा सकता है, मैंने अभी बताया आपको, तो निर्वाचन आयोग जो है हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, जो एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अंदर जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की जो प्रोसेस है तो इसको हटाते हैं कौन, राष्ट्रपति। लेकिन इनको रिकमेंड कौन करते हैं या सलाह कौन देते हैं, तो जो चीफ मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो इनको सलाह देते हैं। और अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात हो तो उन्हें महाभियोग के जरिए हटाया जाता है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत पास करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल मार्क कर लीजिएगा। हमेशा आर्टिकल जो है 324 पूछा जाता है कि आर्टिकल जो 324 यानी कि अनुच्छेद 324 किस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो इनका जिक्र जो है, ये राष्ट्रपति का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 55 में किया गया है। ठीक है, इनका जिक्र जो है उसका 55 में इनका जिक्र किया गया इसके चुनाव का। और अनुच्छेद 53 भी जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। इसके अनुसार आप देखेंगे कि जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है, ठीक है, संघ की जो सेंट्रल में एग्जीक्यूटिव पावर जो है वह इन्हीं में निहित है। लेकिन ये वास्तविक नहीं, नॉमिनल होते हैं, लेकिन इन्हीं के नाम से एग्जीक्यूटिव जितनी भी कार्यपालिका की कार्य होती है वो इन्हीं के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से होती है। तो अनुच्छेद 55 में जो है वो चुनाव से संबंधित है, वहीं 53 में क्या है, कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के बारे में एक दो पॉइंट जो आप जानते हैं कि यह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, और ये भारत के सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक भी होते हैं। युद्ध हो गया, शांति हो गया और आपातकाल जैसी स्थितियों में इन्हीं का ऑर्डर काम करता है, इनके ऑर्डर पे ही युद्ध, शांति और आपातकाल लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, इन सभी का जो संबंध है चुनाव आयोग से है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न है, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। देखिए ये संसद है फ्रेंड्स, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कर दीजिएगा। लोकसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा जो स्पीकर है वही सांसदों की अयोग्यता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर पे जो है निर्णय देता है। ठीक है, अच्छा, जो अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो वह 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कहता है कि नवनियुक्तों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया
किस आम चुनाव में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1989। लेकिन इससे संबंधित जो फैक्ट्स है वो आपको जानने हैं। फैक्ट्स ये है कि जो पहले जो वोटिंग की एज थी ना वो 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। कब, कैसे? तो इसके बारे में देखिए 61वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। कब? तो 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? वह किया गया था 1988 में। तो इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो मताधिकार यानी कि वोट करने की जो आयु थी उसे 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 100% याद रखना है इसे। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 28 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अभी मैंने आपको बताया, तो यह 61वें संविधान संशोधन 1988, ठीक है, ये 1988 89 में ये लागू हुआ था, लेकिन संविधान जो संशोधन हुआ था वो 88 में ही हो गया था, 61वां संविधान संशोधन। तो इसी के द्वारा जो 21 वर्ष है, 28 नहीं 21 वर्ष से 18 वर्ष इसको घटा के आयु कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का 61वां संशोधन किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो 61वां संशोधन है वह किससे संबंधित है? तो मतदाताओं, ठीक है, किससे? मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी जो समिति है इसका जो संबंध है वह है निर्वाचन सुधारों से, ठीक है। देखिए भारत में जो निर्वाचन है ना, निर्वाचन सुधार से संबंधित बहुत सारे कमेटी भारत में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्य रूप से 3 कमेटी जो थी, एक थी जो दिनेश गोस्वामी, ये मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था एक इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। 2 कमेटी हो गए, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तीसरी कमेटी जो थी वो थी तारकुंडे कमेटी। क्यों? तारकुंडे, इसे भी मैं किसी क्वेश्चन में करवा दूंगा। तो ये 3 कमेटी महत्वपूर्ण कमेटी थी। ये जो है निर्वाचन में सुधार संबंधित ये तीनों कमेटी गठन की गई थी। इसके अलावा भी 2 कमेटीज आई थी जो किसके किसके द्वारा, एक जो लॉ कमीशन जो रिपोर्ट देती है, तो उन्होंने अपने 170वें जो रिपोर्ट है उसमें भी चुनाव में सुधार से संबंधित बहुत सारे प्रावधान उन्होंने भी दिया था कि क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था उन्होंने, कि क्या क्या सलाह दिया था कि सुधार किया जा सकता है। 170वां किसका? तो लॉ कमीशन का 170वां रिपोर्ट। और जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत में जो संविधान चल रहा है उसको रिव्यू करने के लिए जो एक हर 10 वर्ष में जो रिपोर्ट बनती है, उन्होंने भी क्या है, तो निर्वाचन में सुधार संबंधित सलाह दिए थे। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो जो निर्वाचन आयोग है उसको 3 सदस्य आयोग 1989 में बनाया गया था, 1989 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का। देखिए स्थानीय निकाय जो लोकल इलेक्शन है इसको कंडक्ट स्टेट की इलेक्शन कमीशन करवाती है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायत हो गया, वार्ड हो गया, परिषद हो गया, इस तरह के इलेक्शन जो है इनको करवाने का जिम्मा दिया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन को। तो स्थानीय निकायों का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो नेशनल वोटर डे क्या है? तो नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए कि इस बार 2020 का जो नेशनल वोटर डे है, ठीक है, इस बार का जो नेशनल वोटर डे है उसका थीम क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए और फटाक से कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने राज्यों में? राज्य स्तर का दल कितने राज्यों में होने के बाद यह राष्ट्रीय दल का जो मान्यता प्राप्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 राज्यों में, ठीक है। 4 राज्य में अगर यह राज्य स्तर का दल है, ठीक है, स्टेट में 4 स्टेट में अगर इसे पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दी जा चुकी है तो यह नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए एलिजिबल है। लेकिन इसके अलावा 2 और कंडीशन हैं जब कोई भी स्टेट पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। इसमें पहला ये होता है कि यह 2% सीट जीते, ठीक है, कुल जितनी सीटें हैं उनका 2% या सीट जीते, मतलब कि 11 लोकसभा सीट जीते ये कोई भी पार्टी, ठीक है। अगर वो 11 लोकसभा सीट पूरे नंबर ऑफ सीट का 2% सीट यानी कि 11 लोकसभा सीट अगर वो जीतती है तब भी वो नेशनल पार्टी बन सकती है। दूसरा कंडीशन एक और है
कि इसे 4 सीट जीतना होगा। ठीक है, टोटल लोकसभा कितना सीट, टोटल लोकसभा 4 सीट जीतना होगा, प्लस 6% वोट जीतना होगा। वोट, टोटल वोट जो पड़ा है उसका 6% वोट इस पार्टी को मिलना चाहिए। ये दोनों चीज़, तब भी ये क्या है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है। तो ये 3 कंडीशन है, तीनों से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये हर स्तर के परीक्षा के लिए आपका एक कमेंट आया था कि क्या है सर ये यूपीएससी के सीडीएस सीएपीएफ जैसे परीक्षाओं के लिए सफिशियंट है। तो मेरा जवाब है आपके लिए हाँ, बिल्कुल सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। आप किसी भी स्तर के परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सवाल आपके लिए सफिशियंट है। इससे बाहर आपको हर स्तर के सवाल मैंने आपको ऐड कर दिया इस वीडियो में, तो आप आराम से इसे देखिए, बिल्कुल आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। चलिए देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द था वो किससे प्रभावित था, वह प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। ठीक है, राष्ट्रीय जो शब्द था वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का जो उदय जो बोलते हैं हम लोग, उस समय बहुत तेजी से हो रहा था और ये एक यूनाइटेड बन रहा था, पूरा भारत एक ही धागे में पिरो रहा था। और उसी समय एक राष्ट्रीयता सबके अंदर जागी थी और इसीलिए राष्ट्रीय शब्द उस समय इसी को डिफाइन करता था, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठन के बाद इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय राजनीतिक दल। ठीक है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है कौन है, तो देखिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वह अकाली दल है। अकाली एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई ये तीनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, ये तीनों राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पार्टी सिस्टम जो है किसका एक अंग है। तो जो पार्टी सिस्टम है वह अंग है पॉलिटिकल सिस्टम का। पार्टी सिस्टम किसका अंग है, पॉलिटिकल सिस्टम का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल निरोध अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी। तो दल विदोल जो विरोध अधिनियम है वह 15 फरवरी 1985 को पारित की गई थी। आपको बता दें, इसे दल बदल निरोधक अधिनियम को 10वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में इसे डाला गया है। और साथ ही इसको जो संशोधित किया गया था वह कब, तो वह 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संशोधन किया करके इसको 10वीं अनुसूची में डाला गया था। सवाल आपके लिए, जिस समय ये 10वीं अनुसूची में इस पर डाला जा रहा था, इस 52वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत जो प्रथम राजकीय भाषा का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, वह हुआ था 1955 बीजी खरे की अध्यक्षता में। बीजी खरे, बी स्टैंड फॉर बाल, जी स्टैंड फॉर गंगाधर और खरे। तो बाल गंगाधर जो खरे थे उन्हीं की अध्यक्षता में 1955 में जो यह आयोग है इसकी गठन की गई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में सरकार को पेश की थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में जो भाषा जोड़ी गई है वह है संथाली। लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया जो आपको जानना चाहिए। जैसे पहला है बोडो, दूसरा है डोंगरी, तीसरा है मैथिली और चौथा जो मैंने आपको बताया संथाली। तो ये 4 भाषाओं को 2003 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो देखिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी जो है वह 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थानी।
ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची में राजस्थानी सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की जो प्रक्रिया है वह किस अनुच्छेद में? तो वह अनुच्छेद 345 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय यानी कि सेकेंड राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में संस्कृत द्वितीय राजभाषा है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बंगाली। ठीक है, 8वीं अनुसूची में इन 4 में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वह है बंगाली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के निर्वाचन प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है? तो भारत में जो है निर्वाचन प्रणाली वह वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष जो ऊपर के जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं, उसी प्रणाली पर, वही मताधिकार पे प्रणाली पर ये आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई किस में? तो देखिए, भारत में जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की जो प्रणाली है वह लोकसभा में अपनाई गई है। ठीक है, लोकसभा में। अगला प्रश्न है, दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? जो दलीय व्यवस्था पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो किसका एक अंग है? तो इसका राइट आंसर है पॉलिटिकल व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम का एक अंग है पार्टी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम का प्रयोग किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे आप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग इस समिति की सिफारिश पे ही किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1977 से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक निर्वाचकों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटा को मान्यता उच्चतम न्यायालय ने कब दी थी? तो नोटा को जो मान्यता जो दी गई थी उच्चतम न्यायालय के द्वारा वह दी गई थी 2013 में। ठीक है, 2014 से तो ये स्टार्ट ही हो गया था नोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव के तुरंत बाद मतदाताओं से उनके मतदान के आधार पर किया गया सर्वेक्षण क्या कहलाता है? देखिए, जो वोटिंग हो जाती है, इलेक्शन होने के बाद वोटिंग के बाद एक सर्वेक्षण होता है, उस सर्वेक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वेक्षण को हम लोग कहते हैं एग्जिट पोल। ठीक है, एग्जिट पोल कहते हैं। वहीं ओपिनियन पोल क्या है? तो ओपिनियन पोल है आपका, ओपिनियन पोल में हम सब गेस करते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी वोट ला रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किसके अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? तो सर्वप्रथम जो है किसके अध्यक्षता में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काका कालेलकर। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? काका कालेलकर। कब किया गया था? 29 जनवरी 1953 में। ठीक है, यह आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है, 7वां वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जो 7वां वेतन आयोग था उनके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो थे अशोक कुमार माथुर। कौन थे? अशोक कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत 1992 में किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में जो है वो प्रथम जो फर्स्ट लॉ कमीशन है उसकी स्थापना जो है वह की गई 1834 में। आपको बता दें 1834 में जो यह लॉ कमीशन की गठन की गई, यह 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था भारत में उसके तहत की गई। और इस जो लॉ कमीशन आयोग जो गठन किया गया इसका अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना। तो अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? वह की गई थी 1992 में। ठीक है, 1992 में, इसे 92 कर लीजिएगा, पीडीएफ में आपको ये सही करके मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा, 1992 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। सवाल है आपके लिए यहाँ पे, प्रथम अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, इसके जो हेड, और अभी जो वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के हेड कौन है? ये दोनों कौन है? दोनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
तो वर्ष 1976 में जो आपातकाल घोषित की गई थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न देखिए, दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी। और फ्रेंड्स, इस शानदार मास्टर सीरीज के पार्ट 8 का अंतिम क्वेश्चन, संसद के अनुमोदन के साथ राष्ट्रीय आपात की स्थिति प्रभावी रह सकती है। तो संसद अगर संसद बिल पास करते रहे, इसको लागू करने के लिए उसको सहमति अपना देते रहे अगर संसद, तो यह अनिश्चित काल तक, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनिश्चित काल तक ये जो आपातकाल है वो लागू रह सकती है। शर्त है संसद इसे अपना जो सहमति है देते रहे, पास करवा के अपना वो सदन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पार्ट 8 के। और देखिए, इस जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ सबकी एक प्लेलिस्ट चैनल पे बना दी गई है, आप चैनल पे जाएं, आपको सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और तो फ्रेंड्स अब बारी है हमारे आज के क्विज का। उससे पहले कल जो मैंने आपसे प्रश्न वीडियो के अंत में पूछा था कि राज्य लोक सेवा का जो आयोग का जो प्रावधान है वह किस अधिनियम से लिया गया था, तो इसके मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसके आंसर करेक्ट दिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। और कुछ स्टूडेंट ने इनका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा, ना कि 1919। ठीक है, 1935 से लिया गया है राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान। तो ये राइट था। आज का सवाल जो है आपके लिए वो सुनिए आप सवाल, कि भारत के किस राज्य में, ठीक है, भारत के किस राज्य में जो सीट जो रिजर्व किया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट रिजर्व्ड है वह किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीट रिजर्व की गई है। आपके सामने ऑप्शन है, ए बिहार, ठीक है, ए बिहार, बी यूपी, सी एमपी एंड डी गुजरात। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीट है वो रिजर्व है लोकसभा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिजर्व लोकसभा सीट किस राज्य में है अनुसूचित जनजातियों के लिए, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हमें सिर्फ आपका एक लाइक चाहिए, तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।